भाई इंडिया से हर साल 4 लाख से ज़्यादा लोग बाली जाते हैं घूमने के लिए। अब इंडिया में बाली बहुत टूरिस्टिक प्लेस है, बट जब आप पहली बार बाली जा रहे होते हो तो बहुत सारी कन्फ्यूजन, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आपके मन में, जैसे कि भाई फ्लाइट कौन सी लें, क्योंकि फ्लाइट जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी फ्लाइट होती है। तो ज़्यादातर भाई यहाँ पर कनेक्टिंग फ्लाइट मिलती है, जो एकदम डायरेक्ट फ्लाइट है वो बहुत सारी एक्सपेंसिव है। तो सस्ती फ्लाइट कैसे करें, और अगर आपको कनेक्टिंग फ्लाइट करनी है तो कौन सी फ्लाइट सबसे अच्छी रहेगी, किस एरिया में बाली के आपको रहना चाहिए। बाली ऐसा तो है नहीं कि छोटा सा एरिया, सैमनियाक में रहना चाहिए, उबुद में रहना चाहिए, कंगू में रहना चाहिए, न्यू सेपेरेंडा रहना चाहिए, गिलिटी रहना चाहिए। और वीज़ा जो है, वीज़ा ऑन अराइवल आपको जाके एयरपोर्ट पे ही लेना चाहिए, या आप पहले लेके जाएंगे तो कुछ ज़्यादा फायदा होने वाला है। जो आपका सिम है वो कौन सी कंपनी का आपको लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है भाई आप किसी देश में जाते हो तो आपका नेटवर्क अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो आप अपनी फैमिली से कनेक्ट रहते हो, और अगर नोमैड टाइप हो जो काम करते हो भाई मेरी तरह, तो तब भी आपको कनेक्शन चाहिए। और जो टैक्सी ऐप है, एक जगह से दूसरी जगह आप कैसे जा सकते हैं, और भाई ऐसा कौन सा फ्रॉड है जो आपके साथ हो सकता है अगर आप पहली बार जा रहे हैं, और ऐसी कौन सी जगह है जो आपको ज़रूर ट्रैवल करनी चाहिए, और ऐसे कौन से बीचेस हैं जहाँ पर आपको एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए जिससे आपको बाली वाली फील हो जाए। और होटल जो हैं वो आपको कैसे चुनने चाहिए, किस वेबसाइट से चुनने चाहिए, और किस प्राइस में आपको होटल मिल जाएंगे। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो क्या आपको वेजिटेरियन खाना मिलेगा, या आपको यहाँ पर रेडी टू कुक फूड लेके जाना पड़ेगा, और अगर इंडियन फूड मिलेगा तो कितना एक्सपेंसिव, कितना सस्ता होगा, और कौन से ऐसे फूड ऑप्शंस हैं जो आपको ज़रूर वहाँ पर ट्राई करने चाहिए। मतलब भाई मैंने ओवरऑल एक लिस्ट बना ली थी अपने माइंड में कि ये प्रॉब्लम मुझे फेस करने को मिली थी, तो मैं आपकी भी हेल्प कर दूँ। क्या आपको वहाँ पर जो है डॉलर्स लेके जाने की ज़रूरत है, या आपका कार्ड हर जगह इस्तेमाल होता है। स्कूटर का जो प्राइस है जिससे आप एक्सप्लोर करोगे पूरा बाली, वो क्या होता है और कैसे लेना है, कैसे उसके एक फ्रॉड से बचना है, ये सारी चीज़ें जो है मैं कवर कर दूंगा ताकि आप लोगों की हेल्प हो पाए और बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। भाई बाली एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर ना आप मज़ा करना चाहते हो, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जब पहली बार जाओ ना तो टेंशन में जाओ, टेंशन फ्री होके जाओगे, क्योंकि मैं एक एक चीज़ का आपको बताने वाला हूँ। तो अब शुरू करेंगे। जो सबसे महंगी चीज़ है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली चीज़ है, बाली के लिए जो फ़्लाइट है वो कौन सी चुननी है आपको। सो भाई पहले बात कर लेते हैं फ़्लाइट की। भाई फ़्लाइट के काफ़ी ऑप्शन है, डायरेक्ट फ़्लाइट भी है और कनेक्टिंग फ़्लाइट भी है। कनेक्टिंग फ़्लाइट आपको सस्ती पड़ती है बट वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, बट डायरेक्ट फ़्लाइट जो बहुत महंगी पड़ती है, तकरीबन 28 से 30 हज़ार रुपये की पड़ सकती है। एयर इंडिया भी जाती है। तो भाई मेरे जैसा बजट ट्रैवलर तो हमेशा कनेक्टिंग फ़्लाइट ही चुनता है, बट कनेक्टिंग फ़्लाइट में ऑप्शन है आपके पास एयर एशिया और वी जेट। तो मैं हमेशा वी जेट चुनता हूँ और हमेशा पछताता हूँ, बट बजट ट्रैवलर होने के कारण मैं हमेशा बार बार वो गलती करता हूँ। आज भी मेरी वी जेट एयरलाइन थी, वो थी 12 बजे की, बट अभी बज रहे हैं यहाँ रात के 2:40 और वो लेट है, 3.5 घंटे लेट है। तो ये जेट एयरलाइन में ही होती है, बट आपको 16 से 18 हज़ार रुपये के आसपास वो फ़्लाइट मिल जाती है। एयर एशिया भी तकरीबन 20 हज़ार के आसपास मिल जाती है, बट अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो 28 से 30 हज़ार आपको पे करने पड़ते हैं। अब मैं आपको इसका एक हैक बताऊँगा फ़्लाइट का जो आप कर सकते हो। अगर आप मलेशिया नहीं घूमे हो, आप थाईलैंड नहीं घूमे हो, या जकार्ता नहीं गए हो, इंडोनेशिया की राजधानी, तो आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो पहले न्यू दिल्ली से कुआलालंपुर, वहाँ 1-2 दिन रुक सकते हो। 8 से 9 हज़ार रुपये की आपको मलेशिया की डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाती है। 1-2 दिन वहाँ रुक सकते हो और उसके बाद डायरेक्ट फ़्लाइट बाली के ले सकते हो, जो आपको बहुत कम, मतलब कि 7-8 हज़ार रुपये की पड़ेगी। तो आप 17 हज़ार रुपये में बाली पहुँच जाओगे और आपको एक मलेशिया का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। मलेशिया भी वीज़ा फ्री है, आपको कोई वीज़ा नहीं लेना, कोई पैसे नहीं देने। इंडोनेशिया में तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल, बट मलेशिया में आपको कोई वीज़ा लेना ही नहीं है। तो ये एक ऑप्शन कर सकते हो। जकार्ता जा सकते हो, जकार्ता की भी डायरेक्ट जो फ़्लाइट है वो भी काफ़ी सस्ती है। तो फ़्लाइट आप ऐसे प्लान कर सकते हो। बट मैं काफ़ी बार मलेशिया गया हूँ, काफ़ी बार जो है जा चुका हूँ, आपका जकार्ता भी गया हूँ 1-2 बार, और थाईलैंड भी काफ़ी बार। तो मैं फिर सोचता हूँ यार कोई नहीं, 3-4 घंटे रुक जाएंगे, बट डायरेक्ट ही पहुँच जाते हैं। और दिक्कत ये होती है कई बार इस एयरलाइन में कि अगर जो आपकी पहली फ़्लाइट है वो डिले हो जाए या एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचे जब आपकी दूसरी फ़्लाइट उड़ने वाली है, तो ये आपका लगेज छोड़ देते हैं, जो आपको 2 दिन बाद ये देते हैं, आपके होटल में पहुँचा देते हैं, बट 2 दिन आपको बिना लगेज के रहना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बट वैसे सही ऑप्शन है भाई। मैं देखो फुल टाइम ट्रैवलर हूँ, तो मैं बजट को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, इसलिए मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। और आप देख लेना, अब सीमो टैक्सी बताता हूँ मैं आपको सीधा बाली पहुँच के। हाँ तो भाई इस तरीके के कुछ एड्स हैं जो आपको रिझाते रहेंगे। वैसे इसका नाम है डायमंड बीच, यहाँ पर भी मैं गया हुआ हूँ, काफ़ी अच्छा बीच है। तो बस भाई बाली के अंदर जाते हुए ना सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, इसकी फ़्लाइट जो है। अब यहाँ से हम 3 बजे उड़ेंगे और सुबह 9 बजे पहुँचेंगे हो ची minh सिटी, और वहाँ पर 15-20 मिनट बाद बता रहा है अभी फ़्लाइट, फिर वो पहुँचाएगी हमें 5-6 घंटे बाद। मतलब कि तकरीबन आपके ना 10-12 घंटे अच्छे खासे लग जाते हैं। डायरेक्ट फ़्लाइट भी 8 से 10 घंटे की है। बिल्कुल ये मान के चलो कि आप ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी नज़दीक पहुँच जाते हो। तो बस एक यही पार्ट है, उसके बाद तो सब बल्ले बल्ले।
तो भाई अब बैठे हम गेट पे और इंतज़ार कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट का। वैसे इंतज़ार किया, अब तो लाइन शुरू हो गई है। ये देख रहे हो तुम, दिल्ली से हो ची मिन्ह की पहली फ़्लाइट और फिर है हो ची मिन्ह से दिपेंसर बाली की। ये 12 बजे थी हमारी, वैसे 12 बजे उड़नी थी, बट अब बज चुके हैं 3, मतलब 3:30 बजे, 3.5 घंटे की हो गई है। तकरीबन अच्छे 6 घंटे लगने वाले हैं, 5-6 घंटे। उसके बाद फिर इस वाले बोर्डिंग पास की ताकतों का इस्तेमाल करके पहुँचेंगे बाली। तो भाई ऐसा है, फ़िलहाल लाइन लग रखी है। मैंने सोचा ऑलरेडी इतनी देर से बैठे हैं तो बैठ ही लेते हैं जब लाइन घटेगी। अच्छा, इस एयरलाइन के साथ एक और साइड इफ़ेक्ट बता देता हूँ, अगर आप इसे चूज़ करते हो तो यार ये ऐसे हैं थोड़े से ना, ये साथ में जो अगर 2 बंदे जा रहे हो तो 2 बंदों के टिकट ना, अगर आप इनको बोलोगे यार साथ साथ में दे देना सीट, विंडो सीट तो भूल ही जाओ, साथ में भी मांगोगे तो बोलते हैं इसके एक्स्ट्रा पैसे हैं। खुद से मन से दे दे तो दे दे, अगर आपने मांगा तो एक्स्ट्रा पैसे हैं इसके। बस ये है। और एक अच्छी बात हो रहा है भाई, इनके जो प्लेन्स हैं ना ज़्यादातर एयरबस हैं, बोइंग नहीं है। और आजकल आपको पता ही है बोइंग का क्या चल रहा है। तो चलो भाई, फ़्लाइट का सॉर्ट हो गया है। मैं मिलता हूँ आपको एक बार, हो ची मिन्ह भी दिखा दूंगा, फिर मिलूंगा वीज़ा वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एयरपोर्ट पे। 6.5 hours later. हाँ, सो गाइस भाई फाइनली कितने घंटे हो गए हैं, कल रात 9 बजे निकले हैं हम दिल्ली से और अब दिन में 4 बजे बाली पहुंच चुके हैं फाइनली। ये आ गया इमिग्रेशन का निशान। अब हम आपको बताएंगे कि भाई जो बाली में जो वीज़ा ऑन अराइवल है उसका क्या चार्जेस हैं और क्या क्या आपको भरना पड़ता है। वैसे तो ई वीज़ा इसका बहुत ज़्यादा आसान है, बट हमने प्लान किया कि भाई फ़्लाइट में बैठेंगे और सीधा वहीं पहुँच के लेंगे जब मिल रहा है। तो क्यों इतनी भड़क लेनी, टेंशन लेनी, डॉक्यूमेंट देने, यहाँ सीधा पैसा देंगे। वैसे बोल रहे हैं एक आधे फॉर्म शायद एक्स्ट्रा आए हैं, कुछ बाली की एक्स्ट्रा फीस आई है, उसके बारे में मुझे नहीं पता है, बट फिर भी। तो आप जैसे भाई उतरते हो एयरपोर्ट से तो इस तरीके का कुछ जो आर्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है बाली के एयरपोर्ट पे। वहाँ इमिग्रेशन की लाइन, अभी जैसे फ़्लाइट उतरी है ना तो ज़्यादा भीड़ हो जाती है, वरना तो खाली से ही पड़ा रहता है। इनका ये वाला एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा है। मैं जकार्ता के एयरपोर्ट पर भी गया हूँ, उससे तो काफ़ी अच्छा है, उससे ज़्यादा कल्चर दिखता है यहाँ पर। जो कल्चर है ना बाली का वो पूरा देखने को मिलता है। अब इससे पहले वो मुझे वीडियो बनाने से मना करें, मैं इस वीडियो क्लोज करता हूँ और वहाँ पर जाते हैं और वीज़ा वगैरह लेके मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या एग्जैक्टली अभी 2025 में लोग मांग रहे हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट बदलती रहती है। पहले तो सिर्फ 25-26 वही 2500-2600 रुपये की फ़ीस थी, बट अभी कुछ अलग है तो बताता हूँ। एक और बात है भाई, इमिग्रेशन से पहले ना आपको ये जो स्कैनर है इसको स्कैन करके एक हेल्थ पास है वो लेना पड़ता है। ये भी नया शुरू हुआ, जब मैं लास्ट टाइम आया तब नहीं था। ये जो लोग जितने भी आप खड़े हुए देख रहे हो ये सब कर रहे हैं। इसमें बस ये पूछते हैं आप कहाँ से आए हो, आपको कोई ऐसे सिम्टम तो नहीं है जुकाम के, कोविड के, या किसी ऐसी कंट्री से तो नहीं आए जहाँ पर कोई पेंडेमिक चल रहा है। ये आप स्कैन करके यहाँ से भी भर सकते हो, और जब आ रहे हो तो भाई मेरी वीडियो से ये स्कैनर ले लो, इसको स्कैन करके भर लेना। वैसे कुछ लगता नहीं है, 1-2 मिनट का काम है। इसके बाद आप जाते हो अपना ई वीज़ा के लिए। तो ये एक नया चीज़ ऐड हुई है जो मुझे भी अभी पता चली है। और फिलहाल भाई जो इनका एयरपोर्ट में जब भी आता हूँ कुछ नया ही मिलता है, ये पहले नहीं था। काफ़ी अच्छी आर्ट है, देखो कितनी बढ़िया तरीके से इन लोगों ने आर्ट की हुई है। अच्छा है, इसको ले सकते हो इस वीडियो से स्कैन करने के लिए और 1-2 अपनी डिटेल ऐड करो। उसके बाद ना कुछ एक ऐसा QR कोड आ जाएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके का QR कोड आ जाएगा, वो आप दिखा के सीधा आपका इमिग्रेशन हो जाएगा। तो चलते हैं एक बार इनको ई वीज़ा की प्रक्रिया देख रहे हैं वो क्या है। ये ना हेल्थ क्वारंटाइन और वीज़ा ऑन अराइवल कस्टम इधर से। तो चलो अब उधर चलते हैं। सो गाइस भाई अपना वीज़ा ऑन अराइवल हो गया है। ये है उसकी स्लिप, इस पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो प्राइस जो है 5,24,500 इंडोनेशियन रुपया, यानी कि इंडियन करेंसी में 2700 रुपये के आसपास आपको पे करने पड़ते हैं। और इसके लिए आपको कोई ना USD कैरी करने की ज़रूरत नहीं, कोई कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास वीज़ा मास्टर कार्ड है उसी से पेमेंट हो जाती है। पहले लोग कहते थे कि भाई USD लेके आओ, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना कार्ड लेके आओ, कोई कैश की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको मैंने दिखाया था एक हेल्थ फॉर्म है, वो भर देना, वो फ्री है। और एक है इमिग्रेशन का फॉर्म इनका, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पर जो लोग भर रहे हैं वो भरना पड़ता है। उसमें बस येस नो करना पड़ता है कि आपके पास क्या क्या डिवाइस हैं क्या नहीं है, उसके भी कोई चार्जेस नहीं है। तो ईज़िली आपका हो जाता है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। और आपको मिल जाता है ऐसा ना, ये 30 दिन का ये दे देते हैं, स्टिकर लगा के दे रहे हैं। अब कोई स्टैम्प वगैरह नहीं लगा रहे, तो 30 दिन का स्टैम्प मिल गया। वीज़ा ऑन अराइवल अपना क्लियर है। अब निकलते हैं अपन बाहर यहाँ से इमिग्रेशन से स्कैन करके और दिखाते हैं भाई जो सिम कौन सी कंपनी का लेना है। काफ़ी सारे ऑप्शन है बाहर जाओगे तो, और कितने का है वो देखते हैं। मैं लास्ट टाइम आया था तो यार 2500 के आसपास या 3000 के आसपास था 1 महीने का, पर अब जाके देखते हैं क्या प्राइस है और कौन सी कंपनी हमारे लिए सही रहेगी, क्योंकि मुझे तो डाटा की ज़्यादा ज़रूरत है और वो भी एकदम फास्ट स्पीड वाले की। सो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था, अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट में 2 से 3 घंटे का गैप नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका लगेज छोड़ देंगे। वही हमारे साथ हुआ है। हमारा मुश्किल से आधे घंटे का फ़र्क था, जैसे हम उतरे हमें दूसरी कनेक्टिंग फ़्लाइट में चढ़ा दिया
क्योंकि पिछली बारी डिले थी, तो अब हमारा बैगेज छूट गया, नहीं आया। तो सब ये जो पीछे भीड़ देख रहे हो, ये सब बैगेज क्लेम कर रहे हैं। अभी कल या परसों हमारे होटल में बैग पहुँचाएँगे। तो ये असुविधा आपको हो सकती है जब आप कनेक्टिंग फ़्लाइट बाली की लेते हो वियत जेट से। ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है, जब मैं जकार्ता गया था तब भी इन्होंने छोड़ दिया था, और 2 या 3 दिन बाद पहुँचाया था मेरे होटल पे लगेज। तो ये है चक्कर भाई। और मैं इसलिए इतना तैयार था कि मैंने जब देखा ना वियत जेट की कनेक्टिंग फ़्लाइट है हो ची मिन्ह से, तो मैंने अपने एक एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े ना इस वाले बैग में रख लिए थे, क्या पता हो जाए, बट वो हो गया। तो सीन ऐसा है भाई। तो अब हम अपना फॉर्म डालेंगे और फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे अपना सिम की तरफ और टैक्सी की तरफ। भाई ये देखो यार, अब जो मुझे तो चलो आदत है, मेरे साथ जकार्ता में भी हुआ था, जो पहली बार आ रहे हैं वो लोग बेचारे देखो कितने परेशान हैं। कई लोग ना यहाँ 4-5 दिन के लिए घूमने आए हैं, अभी 2 दिन में तो उनका बैगेज देंगे, तो बेचारे यार अब उनके लिए तो बड़ा शॉकिंग है। मैं तो थोड़ा सा तैयार था पर ये देखो ना यार कितना बेकार है। कोई बंदा तैयारी करके आया मैं ये पहनूँ, और किसी ने अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें अपनी बैगेज में रख दी हैं तो आप गए। इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं रखता चेक इन बैगेज में कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़। तो भाई सिम के काफ़ी सारे ऑप्शन है। अब जब बाहर आओगे ना तो आप ऑफ़र देखोगे, देखो 100 GB 2,90,000, 2,90,000 मतलब 1,500 रुपये में, ठीक है। फिर आप उधर देखो ये XL XG आटा है, इधर एक टेलीकॉम सेल, तो काफ़ी सारे सिम के ऑप्शन है। तो कौन सा बेटर है? अब देखो सस्ते के चक्कर में आप कुछ ऐसा मत ले लेना जिसके नेटवर्क ही ना आते हो। इसलिए टेलीकॉम सेल जो है ना भाई वो बहुत रिलायबल है। मैं जितनी बार भी बाली आया हूँ मैंने टेलीकॉम सेल लिया, हर एरिया में इनका 5G है। वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है इनके मुकाबले में, एक बार इसके प्राइस बता देता हूँ आपको। बट ये है कि फ़ायदा क्या, ऐसा सस्ता लेने से जो इसके कहीं नेटवर्क ही ना है। तो भाई बिना मत सोचे ये तो बिल्कुल टेलीकॉम सेल ले लेना। मैंने भी अभी देखो आप देख सकते हो इधर ये टेलीकॉम सेल ही डलवाया है। तो इसमें ऐसे कुछ ऑप्शन आते हैं, देख लो 36 GB का 3.5 लाख में, मतलब 1,500 के आसपास, 63 का 4.5 लाख में, 4.5 लाख हो गए आपके 2,200 के आसपास। तो ये आपको पड़ जाएगा 5 लाख कितने होते हैं 2,500 रुपये, मतलब 2,500 रुपये में 63 GB। तो भाई जो इंडिया में हम बोलते रहते हैं ना बहुत महंगा है, बहुत महंगा है इंटरनेट, अंबानी जी ने लूट दिया हमें, 500 रुपये का देना पड़ रहा है मंथली, तो बहुत सस्ता है हमारे इंडिया में। बट अब करेंगे हम टैक्सी की बात। तो भाई टैक्सी में सबसे बड़ी ऐप है यहाँ पे ग्रैब और गोजैक। ग्रैब और गोजैक ऐसे हैं जब हमारे ऊबर और ओला है, दोनों डाउनलोड कर लेना, दोनों में देख लेना कौन डिस्काउंट दे रहा है। जब आप यहाँ लैंड करोगे ना तो ये दोनों ऐप आपको भर भर के डिस्काउंट देंगे, कभी 20% कभी 30%। तो दोनों डाउनलोड कर लेना। मैं भी ग्रैब से चेक करता हूँ मेरे होटल के कितने प्राइस लग रहे हैं, तो आप भी इन दोनों ऐप में से एक कर लेना और होटल के बाहर जाके बुक कर लेना। तो अब चलते हैं टैक्सी में मिलते हैं, आपको दिखाता हूँ कितने रुपए ग्रैब लेगा मेरे होटल तक के। और देखो वैसे भाई मैं तो ये कहता हूँ यहाँ पर आपको कैश लाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ पे मनी चेंजर के ऑप्शन है जो थोड़े से महंगे पड़ते हैं। सिटी में आपको काफ़ी अच्छा प्राइस मिल जाता है, बट कोशिश करना आप कोई 0-4x कार्ड बनवा लो, जैसे कि नियो, स्कैपिया, काफ़ी सारे कार्ड आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। अभी तक आपने देखा होगा मैं कैश लेके ही नहीं आ रहा हूँ, मैं सिर्फ कार्ड से टैप कर रहा हूँ। मैंने वीज़ा भी कार्ड से लिया है, मैंने सिम भी कार्ड से लिया है, मैं भी टैक्सी में भी कार्ड लगा दूंगा अपना। जो 0-4x कार्ड है उसमें आपका 1 रुपया एक्स्ट्रा लगता नहीं, ना कन्वर्जन चार्ज लगता, तो आप क्यों कैश लेके कैरी करोगे? हो जाए गिर जाए, मेरे से भाई गिर जाता है, मैं कैश संभाल नहीं पाता, इसलिए मैं तो कार्ड ही लेके चलता हूँ। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं या बिल्कुल रिमोट एरिया हो गए, वहाँ के लिए आप $100-200 ना पेयर में रख लो, अगर वहाँ ज़रूरत पड़े तो जाके चेंज करा लेने। अब हम आ चुके हैं भाई एयरपोर्ट के बाहर। वैसे तो आज हमें दिन में 3 बजे आ जाना चाहिए था, बट आज 8 बज चुके हैं, थैंक्स टू हमारी वियत जेट जो इतनी लेट हुई और पूरा हमारा लगेज वगेज भी छोड़ा है। मैं इतना शौक नहीं हूँ, जो मेरे साथ लोग आए थे वो बहुत शौक हैं, क्योंकि उनको तो ऐसा लग रहा था यार हम तो 7 दिन की ट्रिप पर आए हैं। अब सोच के देखो जो लोग 7 दिन घूमने आए हैं उनका लगेज 2 दिन बाद मिलेगा। उन्होंने तो सोचा होगा इंस्टाग्राम पे ऐसी फ़ोटो डालेंगे, करेंगे, मज़ा करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं आज हमारा बर्थडे था, कल हमारा बर्थडे है, मतलब हो जाता है भाई बीटी। तो आप अगर वियत जेट से आ रहे हो और उसकी कनेक्टिंग फ़्लाइट हो ची मिन्ह से है, तो भाई मेक श्योर करना कि आप ये बात मेंटली तैयार रहना कि आपका लगेज हो सकता है 2 दिन बाद आए। तो आप अपना कुछ सामान इसमें डाल लें, जैसे हमने डाला हुआ है, 1-2 जोड़ी कपड़े डाले हुए हैं, तो हम तैयार थे मेंटली। बट आप क्या कर सकते हो, अगर बजट ट्रैवलर हो तो भाई आपको इसके अलावा कोई सस्ती फ्लाइट मिलती भी नहीं है। तो अब मैं यहाँ खड़ा हूँगा और भाई ये कुछ इनका एयरपोर्ट है, देखो कितना शानदार लगता है। ऐसा लगता है कि रामायण मूवी का या रामायण की कोई स्क्रिप्ट है, उसका कोई सेट है। ऐसे पूरा वन बना रखा है, क्या कहते हैं, जंगल सा उगाया हुआ है भाई इन्होंने एयरपोर्ट पे। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ऊपर देखो, साइडों में देखो, पेंटिंग्स देखो, काफ़ी बढ़िया लगता है। तो कुछ ऐसा है। अब यहाँ खड़े होकर मैं टैक्सी बुक कर लेता हूँ ग्रैब और चलते हैं अपने होटल की तरफ। सो फाइनली भाई एक बार और वेट करते हो अपनी टैक्सी का। पीछे आप देख रहे हो ना ग्रैब लाउंज, तो यहाँ पर ये ग्रैब है, ये गोजैक का ऑफिस है जो पीछे देख रहे हो। यही 2 मेन वो हैं यहाँ पर टैक्सी ऐप जो चलते हैं, ग्रैब और गोजैक। और वैसे ग्रैब ज़्यादा अच्छी डील देता है, मुझे भी 1,40,000 रुपये में ये मेरे होटल पहुँचा दे रहा है, जो कि इंडिया के कितने हो जाते हैं ना, 1,40,000, 750 रुपये, मतलब 12-14 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से पिकअप कर रहा है, थोड़े से ज़्यादा है। अगर यही मैं बाहर से करता तो थोड़े से कम होते। तो कुछ ऐसा इनका वेटिंग लाउंज एरिया जो आप देख रहे हो, बढ़िया सा एकदम
लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं ग्रैब। इसकी बाइक भी आती है यहाँ पर और ये फूड डिलीवरी भी करता है। तो एक ऐप काफ़ी काम आ सकता है आपके जब आप यहाँ पे आओगे। और उसका कंपटीशन है गोजैक। तो हम वेट करेंगे अपनी टैक्सी का और पहुँचेंगे अपने होटल और फिर आपको बातचीत करेंगे होटल के बारे में कि भाई होटल किस एरिया में चुनना है, मैंने कहाँ चुना है, कितने में चुना है, आपके हिसाब से कौन सा होटल बढ़िया रहेगा। फिर उससे आगे आगे धीरे धीरे इस वीडियो को लेके जाएंगे ताकि आपकी जो ट्रिप है बाली की वो बढ़िया बन जाए। वैसे मैं ऐसी वीडियो बनाता नहीं, बट मुझे ऐसा लगा यार 4 लाख लोग, उनमें से 3-4 लाख लोग बेचारे उन्हें पता ही नहीं। अभी मुझे काफ़ी लोग मिले यहाँ पर जो भाई बिल्कुल ही नहीं पता था, सिम पता नहीं पता उन्हें, वीज़ा का नहीं पता था, काफ़ी कंफ्यूज घूम रहे थे यहाँ पर ना। और जब उनका लगेज नहीं आया तो बिल्कुल वो इतने डर गए भाई, चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं। मैंने कहा भाई चिल हो जाओ, ये बहुत कॉमन है भी जेट के साथ, ठीक है ना, तो ज़्यादा टेंशन मत लो। फिर उनको थोड़ा ठंडा वंडा किया। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा यार ये वीडियो बनानी चाहिए ताकि कोई पहली बार आ रहा है तो उसको चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो ज़्यादा फोकस कर पाओगे अपनी हॉलीडे पे, ना कि टेंशन पे। ये चीज़ें तो होती हैं, ठीक है ना। एक एक चीज़ बारीकी से इसलिए बता रहा हूँ मैं ताकि आप जब घूमने आओ तो घूमने आना। और पता है 7 दिन भाई, अगर आपके पास 7 दिन है ना, मेरे हिसाब से बाली मत आओ, क्योंकि 7 दिन के लिए जो लोग बाली आ रहे हैं ना, देखो जिनका 2 दिन बाद लगेज जाएगा वो बेचारों का 2 दिन तो ऐसे ही ख़राब हो गए। और जो फ़्लाइट है यार तकरीबन आपके 15 से 20 घंटे ले जाएंगे अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। अभी आप देखो ना, मैं कल 9 बजे का चला हुआ हूँ, 8-15 हो गए, 24 घंटे ही हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से अगर बाली आ रहे हो ना भाई, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट 14 से 15 दिन हाथ में लेके आओ। अगर आपको देखो पैसों की वर्थ है, क्योंकि आपकी फ़्लाइट सबसे महंगी होगी, 40,000 रुपये की आपको फ़्लाइट पड़ जाएगी, 35 से 40,000 रुपये की रिटर्न। तो अच्छा यही है कि थोड़े दिन हाथ में लेके आओ तो ज़्यादा इन्जॉय कर पाओगे। सुबह से खाना नहीं खाया भाई, आज हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। आपको पता है ब्रेकफास्ट ही नहीं किया है हमने। फ्लाइट वाले दे रहे थे, नहीं खाया, क्योंकि बैठे बैठे मन ही नहीं कर रहा था, बस सैंडविच ले रहे थे सबवे के, वो खाए हैं। सो गाइज़ अभी कर लेते हैं अपन होटल की बात। तो मैं आ चुका हूँ अपने स्टे में जहाँ मैं बाली में रुकने वाला हूँ। और भाई स्टे में ना लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है और उसमें काफ़ी गड़बड़ भी करते हैं, गलती कर देते हैं वो स्टे चुनने में। कैसे कर देते हैं बताता हूँ भाई। बाली जो है ना, कोई ऐसा नहीं है कि छोटी सी जगह है बस एक ही जगह सब रह रहे होंगे। सब अपनी अपनी जगह के हिसाब से, अपने अपने जिसके लिए वो बाली आए हैं, अपने मूड के हिसाब से, किस तरह की वो यहाँ पर ट्रिप करना चाहते हैं, उसके हिसाब से जगह चुननी चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ भाई। देखो उबुद जो है वो जाना चाहता है अपने उबुद। अगर आपको बाली का जो कल्चर देखना है, जो मंदिर हैं, जो राइस टेरेसेस हैं वो देखने हैं, तो आपको वहाँ पर रुकना चाहिए। वहाँ पर आपको इंडियन फैमिलीज, मतलब फैमिली क्राउड ज़्यादा मिलेगा। अगर आपको करनी है भाई पार्टी, और आपको करना है कि भाई मेरे को तो बाहर निकलूँ, क्लब दिखें, पूरी रात पार्टी चल रही, तो आपको रुकना चाहिए सेमनियाक में। वहाँ पर सेमनियाक बीच है और जितने भी बीच रिजॉर्ट है ना, जो आप फिन्स वगैरह देखते हो, सेमनियाक के अराउंड है। और वहाँ पर रात को 11-12-1 बजे तक भी आपको होटल, रेस्टोरेंट और क्लब बार खुले मिल जाएंगे। अगर आपको जीना है नोमैड लाइफ, नोमैड मतलब वही बैठ के आराम से काम करना, ना ज़्यादा भीड़ भाड़ चाहिए, बट कोजी वाइब चाहिए, कोजी कैफेज चाहिए, जिम हो, रनिंग वॉक पे चले जाओ, बीच लाइफ हो, बट उतना ज़्यादा धूमधाम ना हो, तो उसके लिए है कंगू। तो जितने भी कंगू में लोग रहते हैं वो रहते हैं सारे नोमैड्स। अगर आप एक दूसरी जगह उल्लू वाटू, और अगर आपको बिल्कुल ही ऐसा चाहिए कि एकदम से ना दुनिया का अपना 180 टर्न लेना है, ऐसी जगह रहना है जहाँ पर आपको ये फील है कि आप अब इस दुनिया का दूसरे अलग पार्ट में रह चुके हो, बहुत पुराने ज़माने में जा चुके हो, जहाँ पर ना तो गाड़ी है, ना बाइक है, ना पी है, ना पो है, ना ऑफिस हैं, ना ट्रैफिक जाम है, सिर्फ और सिर्फ है रिलैक्स और पार्टी। तो उसके लिए गिलिटी एक आइलैंड है जिसके लिए आपको उबुद से फेरी पकड़नी पड़ती है। आप वहाँ जा सकते हो और वहाँ पर भाई कोई वो नहीं है, कोई भी मोटर व्हीकल अलाउड नहीं है। पूरा बीच एक आइलैंड है, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है। तो वो एक बिल्कुल अलग जगह है, वो मेरी वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट है। और अभी मैं कंगू में रुक रहा हूँ। कंगू ऐसी है कि जब मैं यहाँ आता हूँ तो कंगू में रुकता हूँ। अब कर लेते हैं भाई प्राइजेस की बात। जिस होटल में मैं रुक रहा हूँ काफ़ी बढ़िया होटल है, आप देख रहे हो मेरे पीछे भी अच्छा स्विमिंग पूल मिल रहा है, आपको ग्रीनरी देखने के लिए मिलती है, पूरी बाली वाली वाइब मिलती है। और जो रूम्स हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े रूम्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, काफ़ी नीट एंड क्लीन वॉशरूम मिल जाता है, सब कुछ फैसिलिटीज़ हैं। इवन जो है भाई आपको ना अपनी खुद की किचन्स भी मिल जाती हैं, एक नहीं 3-4 किचन है यहाँ पर। तो आप अगर लंबे टाइम के लिए आ रहे हो तो आप चाहोगे खुद ही खाना बना लो, बार बार बाहर का जाकर खा के ना बंदा वो भी हो जाता है। अब जैसे मैं लंबा टाइम ट्रैवल करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ मैं खुद ही बना लूँ। ऐसे रूम भी आपको 1500 से 2200 के बीच में मिल सकते हैं। आप समझ रहे हो कितना बढ़िया, आप मेरे पीछे देख पा रहे हो इतना अच्छा रूम। अगर आप थोड़ा सा भी 20-30% कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो 1000 से 1500 के बीच आपको बहुत आराम से रूम मिल जाएंगे। 1500 से 2200 के बीच आपको ऐसे मिल सकते
सकते हैं जैसे मैं दिखा रहा हूँ। और भाई अगर आपको अल्ट्रा लग्जरी चाहिए तो उसकी तो फिर कोई कैपिंग है नहीं यहाँ भी, मतलब आप कितना ही चले जाओ वो आपके ऊपर बात है, जो आप इंस्टाग्राम पे रील वगैरह देखते हो। तो होटल का ऐसा सीन है। एरिया मैंने आपको बता दिया, किस तरह के आदमी हो तो कहाँ रुकना चाहिए। और न्यूसा पेनिडा और न्यूसा लेम्बोगन के जो आप बीचेस देखते हो इंस्टाग्राम पे, उसकी भी यहाँ पर टूर जाते हैं जो आप उबुद से किसी भी ट्रांसपोर्ट कंपनी से बुक करा सकते हो या सीधा फेरी लेके जा सकते हो, फेरी बुक करा लेना। तो अभी मेरा इस वाले होटल से चेकआउट है। आपने रूम देख लिया भाई कैसे हैं इसके, और कोजी वाइब पूरी हॉस्टल में रहती है। वैसे जिसमें मैं रुका हूँ उसका नाम है कोव, और ये काफ़ी जगह मिल जाता है आपको बाली में। अभी मेरा ऐसे चेकआउट है। यहाँ के कोव से मैं जा रहा हूँ सेमनियाक के कोव में, क्योंकि वहाँ आसपास इंडियन रेस्टोरेंट है। और चलो खाने की बात बताता हूँ वहाँ पहुँच कर जब मैं चाय पीऊँगा, ठीक है ना। सो गाइस गुड मॉर्निंग। एक अच्छी सी सुबह दोबारा बाली में। अब आप लोगों का बहुत कुछ शॉर्ट हो चुका है, फ्लाइट शॉर्ट हो चुकी है, आपके सिम कार्ड शॉर्ट हो चुके हैं, आपके वीज़ा शॉर्ट हो चुके हैं, आपके टैक्सी का मसला भी सॉल्व हो चुका है, और आपका होटल का भी तुम्हारे भाई ने तुम्हें अंदाज़ा दे ही दिया है कि किस एरिया में किस बंदे को करना है। अब दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, खास करके हम इंडियंस के लिए, भाई वहाँ खाना तो मिल जाएगा, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो भाई प्योर वेजिटेरियन है। तो भाई मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, बाली एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंडियन खाना ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू कोई और डिश ढूंढना। अब जैसे कि किसी भी एरिया में हो ना तुम परेशान हो जाओगे। भाई मुझे इंडोनेशियन खाना ढूंढने के लिए थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ता है, बट इंडियन खाना अगर मुझे चाहिए तो बस मुझे अपने साइड में देखना है। ये देख रहे हो मेरे पीछे, ये भी इंडियन रेस्टोरेंट है, और इस रूट पे जहाँ से मैं आ रहा हूँ यहाँ पर हर दूसरा तीसरा रेस्टोरेंट इंडियन है। भाई देखो क्या ग्रैंड लेवल के रेस्टोरेंट्स यहाँ पर खुले हुए हैं। अगर आपको अपना खुद का खाना बनाना है तो इस तरीके के आपको यहाँ पर मॉल्स वगैरह मिल जाते हैं, जिसपे सब्जियाँ सब कुछ मिल जाता है आपको। और यहाँ पर काफ़ी सारे विलास, काफ़ी सारे होटल, काफ़ी सारे हॉस्टल ऐसे हैं जो आपको खाना बनाने की परमिशन देते हैं, बल्कि किचन देते हैं। उनमें से एक का नाम है कोव, जिसमें मैं रुका हुआ था, जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। कोव में क्या है, आपको कई बढ़िया बढ़िया किचन मिल जाती है। अगर बड़ा कोव है तो 3-4 किचन होंगी, उसमें आप अपना खाना खुद बनाओ। तो सबसे अच्छी बात है, अगर आप लंबे टाइम के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो आपका ना भाई बहुत ज़्यादा बजट शॉर्ट हो जाएगा। मेरा मानना ये, कभी भी हम किसी भी देश में घूमते हैं ना, जब सबसे पहले मैं जैसे थाईलैंड का सोचता हूँ ना तो उनकी पैड थाई याद आ जाती है मुझे। जापान का सोचता हूँ तो उसकी वो याद आ जाती है, क्या कहते हैं उसको, रेमन याद आ जाती है। तो ऐसा ना एक डिश जरूर खानी चाहिए जब भी आप उस देश के बारे में सोचो या बात करो, तो आपको जीभ पे उसका फ्लेवर आ जाए। और देखो एक चस्का है वहाँ पर, एक शिव शक्ति है वहाँ पर। तो भाई यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली है। तो फूड का आपका सॉर्ट हो चुका है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत कर सकती है। मतलब भाई एक ऐसा स्कैम आपके साथ पहले दिन ही यहाँ पर हो सकता है या दूसरे दिन हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी पूरी ट्रिप खराब हो जाए। तो मैं एक बार रोड क्रॉस कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ भाई, अब वो मैं बताता हूँ क्या स्कैम होता है। स्कैम से पहले एक बात और बता देता हूँ भाई, यहाँ पर देखो एम मार्ट मिल जाता है। यहाँ पर एम मार्ट, अल्फा मार्ट, के सर्कल सब हैं, और भाई हर 200-300 मीटर पे। तो जो आपको सामान लेना हो खाने पीने का, जूस, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और बियर, खासकर इन्हीं से लेना, क्योंकि इनके जो पैसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू होटल या रेस्टोरेंट। और आप आराम से बाहर बैठ के यहाँ पे पी भी सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी टेंशन मत लेना। अब चलो भाई मेन बात कि आपके साथ स्कैम क्या हो सकता है। भाई आपके साथ यहाँ पर स्कैम हो सकता है मनी चेंजिंग स्कैम। अब उसमें क्या होता है भाई, यहाँ पर देखो ऑथराइज्ड मनी चेंजर है काफ़ी सारे, हद से ज़्यादा। और जो ऑथराइज्ड है वो कैसे दिखते हैं वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये जो मनी चेंजर देख रहे हो ना आप इतना बड़ा, भाई ये ऑथराइज मनी चेंजर है। जो इस लेवल के मनी चेंजर होंगे, ऐसे बड़ी बड़ी सी शॉप होगी जिस पे इतना बड़ा लिखा होगा ये ऑथराइज्ड है। इन पे जो पैसे का रेट है वो चेंज होता रहता है दिन में 2 बार। अब जो अनऑथराइज्ड होते हैं ना, वो पता कैसे रहेंगे, रोड पे बस एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ, ऐसा इस तरीके का बोर्ड होगा बहुत छोटा सा, और गली की तरफ इशारा जा रहा होगा। तो भाई मनी चेंजिंग स्कैम में आपके साथ स्कैम असल में होता कैसे है, तो भाई आप क्या देखते हो, जैसे इसका रेट जो है ना 16,075 था, तो वो जो मनी चेंजिंग स्कैम वाले वो क्या करते हैं, वो 16,200 लिख देंगे। अब आप रोड पे चल रहे हो, आपने बोर्ड देखा, देखो ऐसा बोर्ड लगा होगा जैसे ये रखा है ना, इस तरीके के छोटे छोटे से बोर्ड रहते हैं, और ऐसी जो गली जा रही है उनके अंदर इशारा रहता है। अब आप लालच में आ जाओगे, यार 16,200 मैं तो उससे करा लेता हूँ। आप उसके पास जाओगे, आप उसे पैसे दोगे, वो आपको वहाँ पैसे गिनेगा, वो गिनते गिनते हैंड स्कैम कर देगा। मतलब क्या करेगा, या तो आपको गिनवा देगा, गिनवाने के बाद लेके उसमें रबर बैंड लगाएगा और दे देगा आपको। अब जब आप अपने होटल में जाके वो गिनोगे तो पैसे शॉर्ट होंगे 20, 25, 30 हज़ार। तो ये स्कैम होता है, बट ये कोई स्कैम भी नहीं कह सकते हो, हाथ सफाई है। और वो भी आपकी गलती है कि आप अपने लालच की वजह से फंसोगे, वरना यहाँ पर ऐसे मनी चेंजर काफ़ी सारे हैं। वो है ना, लालच बुरी बला है, तो वो आपको एक सबक मिल सकता है। तो मनी चेंजिंग सिर्फ ऐसी बड़ी बड़ी शॉप्स जो हैं मेन रोड पे, उनसे ही कराना
सारी बात हो गई। अब हम बात करते हैं आपकी स्कूटी की। तो भाई आपको स्कूटी यहाँ पर बहुत आराम से, जैसे ये भाई चला रहा है, मैंने भी अपनी स्कूटी ली हुई है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। वो स्कूटी आपको 80,000 इंडोनेशियन रुपया, मतलब कि 400 रुपये में बहुत आराम से मिल जाती है। 400 रुपये पर डे में। वो बोलेंगे 1 लाख, 1,20,000, 1.5 लाख भी बोल सकता है कोई सोच के कि भाई नया टूरिस्ट है, बट आपको उनको बोल देना है कि बेटा हमें पैसे पता है। तो ये वाली देखो मेरी स्कूटी है जो आप देख रहे हो, और बढ़िया है भाई, कहीं भी आने जाने के लिए 80,000 इंडोनेशियन रुपया 400 रुपये में आप घूम सकते हो। माइलेज वगैरह भी इसका बढ़िया है। और ये देखो कोव, मैं बोल रहा था ना, इस कोव में मैं रुका हुआ हूँ। तो भाई आपकी काफ़ी चीज़ें जो है मैंने सॉर्ट करा दी हैं, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, कैसे स्कूटी लेनी है, कैसे खाना खाना है, कैसे मनी चेंजिंग, कि स्कैम में नहीं पड़ना है। और अब बात हो रही है कि घूमने की, कि कैसे आप घूमोगे यहाँ पर। तो वो हम अब बताते हैं कि भाई कैसी कैसी जगहों पे आपको जा सकते हो। जो मेरी फेवरेट प्लेसेस है वो कैसी हैं। अभी मैं अपना होटल चेंज कर रहा हूँ और ये स्कूटी देने जा रहा हूँ, तो आप अभी मेरे साथ चलो। स्कूटी को देते हैं स्कूटर के ओनर को और उबुद की तरफ चलते हैं, वहाँ दूसरी स्कूटी हायर करेंगे, वहाँ का होटल दिखाऊंगा और कुछ खास बात और बताऊंगा। सो गाइस भाई मैं आ चुका हूँ अभी उबुद के आसपास एक गांव में, और गांव में मैं रुका हूँ काफ़ी दिन से। आपको देखने में तो ऐसा लगेगा भाई ये तो एक लग्जरी रिजॉर्ट लग रहा है, बट यहाँ के गांव में आपको ऐसे होम स्टेज या ऐसे रिजॉर्ट्स मिल जाते हैं जो आपको पूरी गाँव वाली वाइब देते हैं। सामने आप देख रहे हो ये राइस टेरेसेस हैं, तेलंगाना राइस टेरेसेस कहते हैं। उबुद के आसपास जो लोग देखने आते हैं चावल के खेत स्टेप वाले, ये सारे वहीं हैं। और बिल्कुल अलग जगह है, मार्केट यहाँ से काफ़ी दूर है, मतलब उबुद जो है यहाँ से अराउंड 13 से 14 किलोमीटर पड़ता है। तो आपको शहर का एकदम शोर शराबा भी नहीं मिलता और आपको ऐसा नेचर के बीच रहने का मौका मिलता है। मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको कोशिश करी मैं चीज़ें बता दूँ, फ्लाइट का बता दूँ, खाने पीने का बता दूँ, रहने सहने का बता दूँ, और शायद अगर कुछ चीज़ रह गई तो आप कमेंट करके बता देना। घूमने की अगर बात करें तो सबकी अपनी प्रेफरेंसेस होती है। जैसे कि आप तेलंगाना राइस टेरेसेस जहाँ पे मैं हूँ, आप ये भी घूम सकते हो। उबुद में काफ़ी सारे मंदिर हैं, वो घूम सकते हो। न्यूसा पेनिडा जा सकते हो, वहाँ के भी बीचेस बहुत सुंदर हैं। न्यूसा पेनिडा में आपको क्लिंकिंग बीच भी देखने के लिए मिलता है। न्यूसा दुआ जा सकते हो, न्यूसा लैम्बोंगिन जा सकते हो, और गिलिटी मेरा फेवरेट, वहाँ पर जा सकते हो। काफ़ी चीज़ है बाली में अलग अलग ट्रैवलर्स के लिए। उल्लू वाटू जा सकते हो अगर आपको उबुद जैसी भीड़ नहीं चाहिए बट थोड़ी सी कोजी वाइब चाहिए, और बिल्कुल ही आपको अलग साइड नोमैड लाइफ जीनी है तो कंगू जा सकते हो। तो भाई बहुत सारी चीज़ें बाली में, ये आपको अपने मूड के हिसाब से, अपनी प्लानिंग के हिसाब से और अपनी वाइब के हिसाब से चुननी पड़ेगी। फिलहाल मैं हूँ उबुद में और यहाँ से आज जाने वाला हूँ एक दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। कैसा लगा आपको ये व्लॉग कमेंट करके बताना, और मैं मिलूँगा आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। होपफुली मेरे इस व्लॉग ने आपकी ट्रिप प्लान करने में आसानी करी होगी। वैसे मेरा जो लगेज है वो बताना मैं भूल गया था, लगेज मेरा आ गया था, शायद नीचे आप देख पाओ, नहीं यहाँ से नहीं दिखेगा भाई। तो लगेज मेरा अगले दिन दे दिया था। इस बार तो VS जेट ने बहुत अच्छा काम किया कि अगले दिन ही मेरा लगेज मेरे होटल तक पहुंचा दिया, वरना 2 दिन लगते हैं। तो आप देख लेना, अगर कनेक्टिंग फ्लाइट है तो इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना। एक बैग में थोड़े से अपने एक जोड़ी कपड़े रख लेना, ताकि अगर इन केस आपका लगेज छूट जाए तो आप उसको ग्रैब कर सको। भाई तो कुछ ऐसा मेरा ये होम स्टे है, देखो बड़ा कोजी सा है। यहाँ पर सुबह नाश्ता करते हो आप इस व्यू के साथ, और इसके जो प्राइस है जो मैंने पे किए हैं वो हैं 1700 रुपये दिन। एक दिन मुझे 1500 में भी मिल गया था, 3000 में 2 दिन के लिए। फिर दोबारा मैंने रिन्यू करा तो मुझे 1700 में पड़ा। काफ़ी अच्छा है यार, बस ये है कि स्कूटी लेकर आपको शहर में जाना पड़ता है सामानों के लिए, बट मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। होपफुली आपकी हेल्प हुई होगी इस व्लॉग से। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय गाइस।